Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic depression. Depression is a psychiatric disorder. The word psychiatric means related to brain. Now I will discuss about what is the definition of depression. According to WHO, it is a common mental health disorder characterized by sadness, loss of interest and pleasure, feeling of guilty, low self worth, disturbed sleep and appetite, feeling of tiredness, and poor concentration is termed as depression. मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन योर डेली एक्टिविटीज़। पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है, उसमें बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होता है, उसका स्लीप और एपिटाइट कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है, पेशेंट बहुत टायर्ड फील करता है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होता है। अगर ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पर्सन में नज़र आते हैं तो मीन्स उसको डिप्रेशन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। जो डिप्रेशन होता है वो मेनली 4 टाइप्स का होता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एटिपिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन विथ मेलेनक्लोनिक फीचर और सीजनल अफेक्टेड डिसऑर्डर। इन द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर वो 2 वीक्स या उससे ज़्यादा उसका मूड डिप्रेस्ड है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एटिपिकल डिप्रेशन में जो भी पर्सन होता है उसमें स्लीप की जो टेंडेंसी होती है या जो नीड होती है स्लीप की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मतलब हाइपरसोम्निया कंडीशन हो जाती है और उस वजह से वो अनइंटेंशनली वेट गेन करने लगता है। डिप्रेशन विथ मेलेनक्लोनिक फीचर्स में इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट होता है वो उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कामों को करने के लिए, तो वो जो अपने नॉर्मल टाइम होता है उसका उससे 1 या 2 घंटे पहले ही उठ के वो अपने काम करने लगता है। लास्ट वन है सीजनल अफेक्टेड डिसऑर्डर। इसमें डिप्रेशन अकर होता है अकॉर्डिंग टू सीजन, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा अगर समर्स है या बहुत ज़्यादा विंटर्स है तो उस टाइम पीरियड पे भी वर्क करने में कुछ लोगों को डिप्रेशन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एटियोलॉजी। डिप्रेशन मेनली 4 फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। म्यूटेशन ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन। जीन एबनॉर्मलिटी इज सीन मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेस दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ चाइल्डहुड डिप्रेशन। मतलब अगर हमारे बॉडी में जीन म्यूटेशन या जीन एबनॉर्मलिटी है तो वो स्ट्रेस कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है और वो चाइल्डहुड डिप्रेशन को कॉज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोकेमिकल फैक्टर्स। इसमें डिफिशियंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एमीन्स की वजह से डिप्रेशन कॉज होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं अगर हम उनको डिफाइन करें तो वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कैरी करते हैं और बैलेंस करते हैं सिग्नल बिटवीन्स न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सीरोटोनिन या डोपामीन, उनकी डिफिशियंसी की वजह से डिप्रेशन कॉज होता है। सेरोटोनिन रेगुलेट करता है मूड और सोशल बिहेवियर को और एपेटाइट और स्लीप कंडीशन को, और जो डोपामीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्लेजर कंडीशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिको सोशल फैक्टर्स। इसमें एग्जाम्पल्स हैं डेथ और लॉस ऑफ लव्ड वंस या फिर डिजीज कंडीशन या फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर हमारे फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा क्लोज वन की डेथ हो जाती है तो जो भी उससे बहुत ज़्यादा अटैच जो पर्सन होते हैं वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। या फिर अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को डिजीज़ कंडीशन है और वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेबल है तो उसको उस वजह से डिप्रेशन कॉज हो जाता है। या फिर अगर किसी भी पेशेंट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो भी उसे डिप्रेशन कॉज हो जाता है। लास्ट पॉइंट है हार्मोन।
जो भी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है वो भी डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम फीमेल की बात करें तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू इरेगुलर हार्मोन्स, तो वो डिफरेंट टाइप के डिप्रेशन या मूड स्विंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फीमेल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स। डिप्रेशन के केस में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, आपको किसी भी काम को करने में खुशी महसूस नहीं होगी या फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, मतलब भूख नहीं लगेगी, और अनइंटेंशनली वेट लॉस हो जाएगा। इनसोम्निया कंडीशन हो जाएगी, मतलब डिफ़िकल्टी टू स्लीप, और हाइपरसोम्निया कंडीशन हो जाएगी, मतलब एक्सेसिव स्लीप। फटीग कंडीशन हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, या फिर उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, और पेशेंट की थिंकिंग, कंसंट्रेट और डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। कभी कभी पर्सन में रिकरेंट थॉट आते रहते हैं डेथ के या फिर सुसाइड के। नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनेसिस। डिप्रेशन जो होता है वो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कॉज होता है। तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन रिड्यूस कर देंगे, या फिर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग में एबनॉर्मलिटी कॉज कर देते हैं, जिस वजह से जो भी हमारे बिहेवियर, एपेटाइट, स्लीप, मूड, इस तरीके के जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करते हैं, अगर वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं हो पाएंगी, और जो हमारा जो भी पर्सन होगा उसको डिप्रेशन कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें जो भी डॉक्टर होता है वो उस पेशेंट से क्वेश्चंस पूछता है उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में, और ये डिटरमाइन करता है कि पेशेंट को फिजिकल हेल्थ की वजह से डिप्रेशन तो नहीं है। इसके अलावा हेलिमेंटल डिप्रेशन रेटिंग स्केल जो होता है उसको यूज़ किया जाता है टू चेक द सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस का एक लिस्ट होता है डॉक्टर के पास या फिर साइकेट्रिक के पास, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो फ्रेम आउट किए जाते हैं पेशेंट के डेली लाइफ रूटीन से, और वो क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, और उसकी काउंसलिंग के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि उसको डिप्रेशन कितना ज़्यादा सीवियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में बेसिकली हम लोग ब्लड सैंपल्स लेंगे, और ब्लड सैंपल्स के थ्रू हम लोग हार्मोनल जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है या फिर थायराइड हार्मोन या जो भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन हार्मोन्स में, उन हार्मोन्स का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, वो स्टेबल है या नहीं, उस चीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट। इसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम कॉन्जिनेटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। ये ऐसी थेरेपी होती है जिसमें जो भी साइकेट्रिक होता है और जो भी पेशेंट होता है उसकी फेस टू फेस थेरेपी की जाती है, या फिर ग्रुप्स में थेरेपी की जाती है। कभी कभी जो साइकेट्रिक पेशेंट पर्सन होते हैं वो फ़ोन के थ्रू भी थेरेपी करते हैं या फिर काउंसलिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरपर्सनल थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी काउंसलर होते हैं वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट है उसको किस तरीके की प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि उसको कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है जो वो डिस्कस नहीं करना चाहता है लोगों के साथ, तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग्स। इन द केस ऑफ डिप्रेशन कुछ अलग अलग कैटेगरीज की ड्रग्स ली जाती हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन ली जाएंगी, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इस तरीके की मेडिकेशंस को दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। इन द केस ऑफ डिप्रेशन कुछ कॉमन प्रिवेंशंस लिए जाते हैं, जैसे कि जो भी पेशेंट होता है उसको अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को चेंज करना होता है और गुड स्लीपिंग हैबिट्स को मेंटेन करना होता है। उसके अलावा रेगुलरली अपनी फीलिंग्स को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर अप करना चाहिए जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है तो उसे अपने अंदर तक नहीं रखना है, उसको लोगों के साथ शेयर करना हो चाहिए।
ड्रग्स का, अल्कोहल का या कैफ़ीन का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा-सा टाइम अपने नॉर्मल रूटीन से निकालना चाहिए रिलैक्स करने के लिए या फिर अपना मूड चेंज करने के लिए। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट इज़ कॉम्प्लिकेशन। इन द केस ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो भी पेशेंट होता है उस वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चला जाता है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करने लगता है। इसके अलावा उसमें बहुत जल्दी एंजाइटी कंडीशन आ जाती है, मतलब वो बहुत जल्दी घबराने लगता है या फिर पैनिक अटैक्स आने लगते हैं उसको, और उसको सोशल फोबिया हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करता है। ओबेसिटी कंडीशन हो जाएगी अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फूड का इंटेक कर लेगा और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्लीप ले लेगा, तो ओबेसिटी कंडीशन हो जाएगी। तो ओबेसिटी हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने लगेगा या उसके दिमाग में रिकरेंट सुसाइडल अटेम्प्ट्स के ख्याल आने लगेंगे। कभी कभी पेशेंट इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसको पेन या फिर फिजिकल इलनेस भी होने लगती है। थैंक यू।